चलिए गाइस, वीडियो टर्न ऑन कर लीजिए तो फटाफट अपन क्लास करें। मे भी हो सकता है कि आज अपनी इसकी लास्ट क्लास ही हो। मे बी, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो मुझे लग रहा है एक और क्लास ले लेंगे अपन। चलिए स्टार्ट करें गाइस। क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करता लास्ट क्लास में, जो हमारा 2024 का बोर्ड का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आया था वही हमने सॉल्व करा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब इतना कर ही रहे हैं तो उसी पेपर का एक और कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इंडिविजुअल एक्टिविटी का। और इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में करा था। और जैसा क्वेश्चन मैं आपको अभी कराने जा रहा हूँ, बच्चों को इस टाइप का क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है और एक्चुअली वो डिफिकल्ट होता नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने को चाहिए होती है। सो कौन सा क्वेश्चन है? दिस वन, क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपकी स्क्रीन पे प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। मैंने इसको और ज्यादा जूम कर लिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बच्चों को क्यों टफ लगता है? क्योंकि पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना हमको इजी लगता है, बिकॉज वो प्रोसीजर जो है वो हमारे दिमाग में सेट हो चुका होता है। ओके, दिस आइटम हियर, दिस आइटम हियर। पर जैसे ही सेम चीज को किसी और वे से पूछ लिया जाए तो फिर हमें डिफिकल्टी आ जाती है। सो करना वही सब कुछ है, बस इन्होंने क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा हुआ है। सो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। और नीचे देखिए 6 मार्क के क्वेश्चन को इन्होंने 1, 1, 1, 1 एंड 2 मार्क्स में डिवाइड किया हुआ है। सो अपने को पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंपनी। तो अलग अलग चीजें अपने से पूछ रहा है। तो बच्चा क्या सोचता है, अरे यार सर, अब मैं इसको कैसे आंसर करूंगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो हम इसी को आंसर करने की कोशिश करेंगे आज। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पेपर पे अलग से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहीं पर ही आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। और ऐसे क्वेश्चंस के साथ अच्छी बात पता है क्या होता है, हमें वर्किंग दिखाने की भी जरूरत नहीं होती है। क्योंकि 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंपनी। आप चाहे रफ में कैलकुलेशन कर दीजिए, इनको सिर्फ अमाउंट बता दीजिए, यू विल गेट द फुल मार्क्स। सो वर्किंग शो करना इज नॉट कंपलसरी इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। वेर एज इन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में हमें पूरी वर्किंग शो करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखें। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं अभी ऊपर इंफॉर्मेशन भी नहीं देख रहा हूँ कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन दी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंपनी। कोई मुझे बताएगा कि अब तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, अगर मुझे टैक्स पेड चाहिए हो तो मैं कहाँ से निकालूंगा? प्रोविजन फॉर टैक्स। हम्म, उसको और फिल्टर करो थोड़ा। सो लेट मी रिमाइंड यू वंस। हमने दो केसेस देखे थे प्रोविजन फॉर टैक्स के। एक होता है विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको टैक्स पेड मान देते हैं। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको प्रोविजन फॉर टैक्स मान लेते हैं। यस और नो? दिस वाज केस नंबर 1, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी होती। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मैं देखूं, मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, साथ में नीचे एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 में हमें क्या करना पड़ता है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ता है। यस और नो? है ना? तो अगर आपके पास नोट्स आपके बने हुए हैं तो आप चाहे तो साथ में रख लो, और अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, आप अपनी वर्किंग में अगर वर्किंग दिखा रहे हैं तो आप एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेंगे। और प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट रफली बना लेंगे, हम लोगों ने दो साइड्स बना लिए। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स मेरा करंट लाइबिलिटी है, ओ करंट लाइबिलिटी है, तो मैं इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिख लूंगा और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिख लूंगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रोविजन क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, और यहाँ पर जो टू बैंक आता है ये हमारा टैक्स पेड होता है। तो इस क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, मींस वी वांट दिस दिस इंफॉर्मेशन। यस और नो? ठीक है, अब देखें हमें ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ था, ओपनिंग बैलेंस 50,000 दिया हुआ है, दिस वन। क्लोजिंग बैलेंस 80,000 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे रख लिया। अब मैं इंफॉर्मेशन देखूं तो मुझे क्या दिया हुआ है, प्रोवाइडेड। और प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, प्रोविजन। प्रोविजन है तो प्रोविजन को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं 75,000। बस हो गया खत्म। टोटल कर लीजिए 1,25,000 आ रहा है। इस साइड भी 1,25,000 आना चाहिए, बट 80,000 का फिगर है तो यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर बच गया मेरा, 45,000 आ गया मेरा आंसर। तो मुझसे इसने आंसर क्या मांगा था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंपनी। मैं लिख कर आ जाऊंगा ₹45,000, आई विल गेट द फुल वन। तो इस तरीके के क्वेश्चन से आई डोंट नो व्हाई बच्चे डरते हैं, जबकि ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है। समझ में आया?
समझ में सर आया? ये वर्किंग इसको वहां पे शो करनी पड़ेगी ना? ना, कंपलसरी नहीं है, अगर शो करो इज वेरी गुड, वेरी नाइस, एडवाइजेबल है, आप शो करो, बट अगर आप शो नहीं भी करते ना, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन में आंसर चाहिए होता है, वर्किंग इज नॉट कंपलसरी। तो आपने रफली भी अगर कहीं कर लिया, आप डायरेक्ट आंसर लिख लो, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट अगर आप वर्किंग दिखा दो तो सोने पे सुहागा, इट विल गेट द बेटर प्रेजेंटेशन, दैट्स इट। एम आई क्लियर ऑन दिस? चलिए, सो फर्स्ट वाला क्लियर, सबने नोट डाउन कर लिया? आप नोट डाउन कर, तो हम 1 बाय 1 चलेंगे। सो होता क्या है, 1 बाय 1 चलने से ना दिमाग पे टेंशन कम होता है, क्योंकि अगर हम सारी इंफॉर्मेशन एक साथ देख लेंगे ना, तो हमें लगता है कि यार क्या क्या सॉल्व करूं। बट अगर हम सिर्फ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे, तो सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे हम लोग। अगर सबने नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। So, मेरा फर्स्ट वाला आंसर आ गया। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े ध्यान से, तो क्या बोल रहा है, गिव द रीजन फॉर ओपनिंग बुक वैल्यू एंड क्लोजिंग बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो अब ये इसकी बात कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी। बोला गिव द रीजन फॉर द ओपनिंग बुक वैल्यू एंड क्लोजिंग बुक वैल्यू रिमेनिंग द सेम डिस्पाइट द परचेज ऑफ अ मशीन ड्यूरिंग द ईयर। ये देखो सी वाले सेक्शन में बोल रहा है ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस भी 1 लाख है, जबकि हमने साल के बीच में मशीनरी खरीदी भी है। तो बताओ कि जब मैंने खरीदा है तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों इक्वल, फिर भी क्यों इक्वल आ रहा है? तो अगर वैसे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपको सीधा पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, Depreciation. यस परफेक्ट, डेप्रिसिएशन। और अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अकाउंट बना के देख लूंगा। सो मैंने क्या करा, यहाँ पे अकाउंट बना लिया। किसका अकाउंट बना लिया मैंने? प्लांट एंड मशीनरी का। अब मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, मैं उसको पुट करता जाऊंगा कि सर यहाँ पर एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर। अब अक्षांश ने आंसर तो दे दिया कि सर डेप्रिसिएशन है, बट अगर मैं डेप्रिसिएशन के साथ उसका अमाउंट भी लिख दूंगा, तो मेरा जो है आंसर पूरा का पूरा 110%, वो 1 मार्क कहीं नहीं जाएगा। ठीक। तो वो क्या करोगे तुम, डेप्रिसिएशन लिखकर आ जाओगे, 0.5 मार्क देगा, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन के साथ अमाउंट भी लिख दोगे तो फुल मार्क्स। ठीक, तो टू ओपनिंग बैलेंस बाय क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख। क्लोजिंग बैलेंस भी कितना है? 1 लाख। फिर इसमें क्वेश्चन ने हमको बोला था कि परचेज करा, तो परचेज को हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। कितना परचेज करा हमने साल के बीच में? 40,000। अब मैं इसको टोटल करने जाऊं तो इस साइड का बैलेंस 140 आ रहा है, इस साइड का बैलेंस 1 लाख आ रहा है। तो 140 आना चाहिए, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर इधर बच रहा है। और इधर दो ही चीज आती है, या तो हमने सेल करा हो या तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा हो। ठीक है। अब सेल से रिलेटेड कोई भी ऐसा इंडिकेशन है नहीं, क्योंकि सेल के साथ फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब दो रीजन है, या तो मैंने सेल किया होगा या तो मैंने डेप्रिसिएशन करा। सो अगर आपको डाउट लगता है कि मुझे मेरा सेल है या डेप्रिसिएशन है, वैसे तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए? बाय डेप्रिसिएशन। तो मेरा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ₹40,000। सो द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 40,000। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार डेप्रिसिएशन और सेल दोनों ऑप्शन होते हैं, मैं क्या लिखूं, तो आप दोनों ऑप्शन लिख लो। Either the depreciation would have been charged at the rate of ₹40,000, or it might happen that company has sold the asset at the rate of sold at 40,000। बट गाइज आप भी जानते हो यहाँ पर सेल के का प्रोबेबिलिटी कम है, बिकॉज सेल जब होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो परफेक्ट आंसर इज डेप्रिसिएशन 40,000। एम आई क्लियर हियर? सो फ्री फोकट के हमारे 1 मार्क एक और हमको मिल गए। अब मैं देखूं नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये मुझसे उसने भी पूछा था हर्ष ने, बट हम कर चुके हैं ऑलरेडी ये चीज। ठीक। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द इशू ऑफ 7% डिबेंचर। तो मेरा फोकस आ गया ये 7% डिबेंचर। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है थर्ड वाले क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है इशू, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है। तो मैं देखू मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था? 3 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 8 लाख। तो 5 लाख का इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? इशू ऑफ डिवेंचर। कितना इशू किया है? 5 लाख रुपीज का, यस और नो? पर सर इतना इजी तो पूछेगा नहीं। देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या? आप बी वाली इन्फॉर्मेशन देखो।
क्या बोल रहा है, इशू 7% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। मतलब मैंने जो ये 5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे ना, इनको मैंने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट मतलब मेरा लॉस। मतलब इन डिबेंचर्स की वैल्यू तो 5 लाख थी, लेकिन 5 लाख वालों को मैंने 5% का डिस्काउंट दिया है। 5% बोले तो 25,000 हो जाएगा। मतलब डिबेंचर की एक्चुअल वैल्यू थी 5 लाख रुपीज, मैंने 25,000 का डिस्काउंट दिया। तो मेरा जो इनफ्लो हुआ होगा वो होगा 4,75,000। सो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ₹4,75,000। आप चाहो तो इसको शो भी कर सकते हो, कैसे? फेस वैल्यू ऑफ इशू 5 लाख माइनस डिस्काउंट 25,000। ऐसे आप शो कर सकते हो, या फिर अगर आप सिर्फ ₹475 भी दिखा दोगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ये समझ में आया? ठीक है। अब आप में से मुझे कौन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देगा? सर अनक्लेम डिविडेंड भी आएगा इसमें? हाँ। अच्छा एक चीज बताओ आप, अनक्लेम डिविडेंड को अगर छोड़ दो तो आंसर क्या होगा? 30,000। यस, परफेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि डिविडेंड हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा, और जो ओपनिंग बैलेंस होता है दैट इज 30,000, उसको ओपनिंग बैलेंस को हम डिविडेंड पेड बोलते हैं। और ये क्लोजिंग बैलेंस जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। ठीक, प्रपोज डिविडेंड। उसके बाद ये प्रपोज डिविडेंड नॉन कैश आइटम होता है, तो इससे तो कोई फ्लो होगा नहीं। डिविडेंड पेड हम माइनस करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो ये मेरा 30,000 एक्चुअल आउटफ्लो है। ठीक। लेकिन अब क्वेश्चन में मुझे क्या दे दिया? अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड के बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया था। अनक्लेम डिविडेंड मतलब कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया है, लेकिन ये लोगों मांगने नहीं आए। ठीक, मतलब लास्ट ईयर मेरा अनक्लेम डिविडेंड था 0, कोई टेंशन नहीं। इस ईयर 6,000 है, मतलब 6,000 का डिविडेंड अभी तक कंपनी ने पे नहीं किया है, या फिर जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अभी तक मांगा नहीं है। तो कंपनी ने पे करने की कितनी बात कही थी? 30,000। आउट ऑफ दैट 6,000 का पेमेंट अभी नहीं हुआ है, मतलब एक्चुअल आउटफ्लो कितना हुआ होगा? 24,000। ये समझ में आया? सिंपल लॉजिक। समझो। अच्छा मुझे बताइए, ये समझ में आया? अगर यहाँ पर ये जो जीरो दिया है, इस जीरो की जगह यहाँ अगर 3,000 दिया होता, व्हाट वुड हैव बीन माय आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? अभी तो हमारा आंसर 24,000 है। 27। परफेक्ट, 27। क्यों? मैं बोलता सर देखो, पिछले साल 3,000 का अनक्लेम डिविडेंड था, और अभी वो 6,000 का हो गया है ना? मतलब मतलब 3,000 का क्लेम जो डिविडेंड है वो अभी तक आउटफ्लो नहीं हुआ है। तो इस साल का जो है वो 3,000 का पे नहीं किया है, तो मुझे पे करना चाहिए था 30,000। और मुझे पिछले साल से कोई मतलब नहीं है, पर पिछले साल 3,000 था, इस साल 6,000 है, मतलब करंट ईयर का 3,000 का डिविडेंड अभी भी पे नहीं हुआ है। तो 30 - 3, 27,000 फिर मेरा आंसर हो जाता है। ये समझ में आया? समझ में आया? तो बताओ, इस क्वेश्चन में डरने की कोई बात है? अभी तक आप कर रहे हैं, फिर भी बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं करा। बच्चे बोल रहे थे कि सर हमने फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करा। हाँ वो भी सही कर आए बहुत सारे बच्चे। बट बच्चे बोलते हैं कि सर ये डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नाउ लास्ट, ये 2 मार्कर का है, इसमें अब आपसे रीजनिंग पूछी हुई है जहाँ पे आपको रीजन बताना है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सिंपल चल रहा था, बहुत ही बेहतरीन। ऐसा बता रहे थे, बस साफ सफाई होती। सो लास्ट क्या पूछ रहा है? स्टेट विथ रीजन, मतलब अब आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा अपने आंसर का। वेदर नियॉन लिमिटेड will consider the decrease in the amount of land as an operating activity or as an investing activity while preparing its cash flow statement। आंसर बड़ा सिंपल है, बताइए। ऑपरेटिंग, बिकॉज ऑफ लॉस, और सॉरी, हाँ, सेल पे या फिर डिप्रिसिएशन की वजह से डिक्रीज हो गया। ओके, और कोई? सर इन्वेस्टिंग भी हो सकता है क्योंकि सेल सेल ऑफ सेल तो लैंड। माना नहीं अपन तो हमने डिक्रीज को क्या माना? डेप्रिसिएशन माना। ये एसेट कौन सा है? मैं भी भूल गया। ये एसेट कौन सा है? जब मुझसे भी गलती होगी। लैंड है, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगता है।
ओके, तो अब ये फिफ्थ वाला किसकी बात कर रहा है, लैंड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है ना। तो ये जो डिक्रीज है इसको हमको क्या मानना पड़ेगा, सेल मानना पड़ेगा। ठीक है, इसको सेल मानना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, लिखो क्वेश्चन में आप आंसर लिखो, क्या लिखोगे, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड विल बी, प्रॉपर लिखेंगे, विल बी कंसिडर एज इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हम लोग थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनको। फिर आप लिखोगे सिंस लैंड इज नॉट चार्ज विद डेप्रिसिएशन। तो क्योंकि मैं दो पॉइंट्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दो मार्क्स दिए हैं, तो मैं जब तक इनको दो चीजों से सेटिस्फाई नहीं करूंगा ना, तो मुझे फुल मार्क्स नहीं देंगे। तो मैं दूसरा पॉइंट से, लैंड इज नॉट चार्ज विद डेप्रिसिएशन, द डिक्रीज ऑफ ₹1,50,000, 1 लाख क्या है, हाँ, ऑफ ₹1,50,000 will be treated as sale of land। सो हमने आंसर भी दे दिया कि कौन सी एक्टिविटी चार्ज करूंगा, और मैंने रीजन भी बता दिया कि भैया मैं डेप्रिसिएशन नहीं मान सकता, इसलिए मैंने उसको क्या माना है, सेल माना है। ठीक है, डन, यहाँ तक डन। चलो, ये क्वेश्चन के 6 मार्क्स पूरे अपने को मिल गए, बधाई। सो हमने क्या, एक एक ऑपरेटिंग वाला का भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ऑपरेटिंग भी थोड़ा सा, क्योंकि ऑपरेटिंग सबसे ज्यादा दिक्कत देता है, इसलिए हम आज एक इंडिविजुअल का क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इन्वेस्टिंग का करा था, अभी अपन ऑपरेटिंग का करते हैं। सो आपके बुक का ही क्वेश्चन करते हैं, अगर आपके पास बुक हो तो बुक सामने रख लीजिए। चलिए, ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक सामने है तो क्वेश्चन नंबर 20, स्टार लिमिटेड, स्टार क्वेश्चन भी है ये, अगर ऑपरेटिंग का आता है तो मुझे लग रहा है एक और क्लास हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे दो वैरायटी के क्वेश्चन और याद आ रहे हैं जो आज तो नहीं हो पाएंगे, तो वी विल हैव वन मोर क्लास। अब देखिए क्वेश्चन को, सबके पास बुक है, तीनों के पास बुक है, तो अपने बुक में यहाँ पर देखते रहिए, फॉर्मेट बाद में बना लीजिएगा, आई विल गिव यू टाइम, साथ में करेंगे हम लोग। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू स्टार लिमिटेड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, अब तक हमें बैलेंस शीट दी होती थी, अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम में नोट दिया है, नीचे कुछ कुछ नोट दिए हुए हैं, और लास्ट में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन देख के ना बच्चा डर जाता है कि सर ये मैं ऑपरेटिंग कैसे करूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है। ठीक, सो हम क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन को मैंने सिर्फ ऊपर से निहार लिया क्या दिया हुआ, अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली फॉर्मेट बना लेता हूँ, और फिर जो होगा देखा जाएगा, राम जी जैसा बेड़ा पार करवाएंगे वैसे करें। ठीक है, सो आप लोग भी फॉर्मेट बनाइए। अब हमें फॉर्मेट कितना बनाना पड़ेगा, ओनली फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अपनी कॉपी में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक का फॉर्मेट बना लीजिए पूरा, वो नेट प्रॉफिट प्लस माइनस वर्किंग कैपिटल, और उसके नीचे वर्किंग नोट 1 भी, मैं भी बना देता हूँ। तो इसमें अपन को वो सब नहीं लिखना होता, वो कैश मतलब पर्टिकुलर डिटेल और अमाउंट, ये सब नहीं, आप डायरेक्ट कैश फ्लो फ्रॉम फॉर्मेट ऑपरेटिंग बनाते एक्टिविटी टाइम। लिख सकते हैं। अगर लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। बस ऊपर कंपनी का नाम और कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर डाल देना जब फुल क्वेश्चन करोगे। तो अभी तो मुझे ऑपरेटिंग चाहिए, तो मैंने सिंपल सा फॉर्मेट बना दिया, और फॉर्मेट अपने को पता है, उसमें लाइंस के बारे में भी अपने को पता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और जब ऐसे इंडिविजुअल क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो शॉर्टकट्स मत मारिए। अब आप यहाँ पर ना लिखोगे ना, जब नेट प्रॉफिट, आप यहाँ पर लिख लेना नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, क्योंकि इंडिविजुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तो शॉर्टकट नहीं मारेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, और यहाँ पे लिख लूंगा मैं वर्किंग नोट 1, इसके नीचे लिखूंगा ऐड नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस।
इतना बना लिया, ये कर लिया। और इसके नीचे वो वर्किंग नोट वन भी हमारे लिए कंपलसरी होता है क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। यहाँ पे हम लोग पूछ लेंगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब मैं थोड़े क्वेश्चन के दर्शन करवाऊँ आपको। स्क्रीन क्लियर है सबको? ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा? नहीं, ग्रेट। चलिए। सो अब मैंने क्वेश्चन देखा ही, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। आप मुझे बताइए कहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं, ऊपर से या फिर सबसे लास्ट से? कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे बताओ। ऊपर से ही शुरुआत करें? चलिए, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल। अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसा किया जहां पर हमें नेट सेल्स काम आया हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटिंग आइटम होता है और हम कौन सी चीजों का एडजस्टमेंट करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश चीजों का एडजस्टमेंट करते हैं। सो अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो चीजें हम जैसे करते हैं बस हमें उसी आइटम की जरूरत है, बाकी आइटम्स की हमें जरूरत नहीं है। तो सेल्स का हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करने के पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि सेल्स ऑपरेटिंग आइटम होता है और हम लोगों का जो ऑपरेटिंग का आंसर है वो प्रॉफिट से शुरू होता है। मतलब उसमें सारी चीजें ऑलरेडी एडजस्ट हुई हैं। हम कौन सी चीजों को एडजस्ट करेंगे? जो नॉन ऑपरेटिंग है और जो नॉन कैश है। ठीक है, तो हमें इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं है, तो नेट सेल्स का हम कुछ नहीं करेंगे। ये क्लियर है सबको? उसके बाद आ जाए अदर इनकम। अब अदर इनकम में नोट नंबर वन दिया हुआ है, तो मैं नोट नंबर वन में जाता हूँ। सबसे पहले देखिए नोट नंबर वन में क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड रिसीव। कौन बताएगा मुझे डिविडेंड रिसीव का क्या एडजस्टमेंट होगा, कि कुछ एडजस्टमेंट होगा भी या नहीं होगा? अच्छा ऐसे बताइए, डिविडेंड रिसीव कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होता है? सर नहीं होगा नहीं होगा। क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। हाँ, होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन इसका एडजस्टमेंट होगा। क्योंकि जैसे डिविडेंड पेड को हम ऑपरेट फाइनेंसिंग से माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं, डिविडेंड रिसीव को हम इन्वेस्टिंग में प्लस करेंगे और ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। दिस इज इन्वेस्टिंग इनकम, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सो डिविडेंड रिसीव का जो एक्चुअल एडजस्टमेंट होता है डिविडेंड रिसीव का, उसको हम करते क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं, लेकिन इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं। लॉजिक आपको पता है, हम सारे, क्योंकि ये डिविडेंड रिसीव हुआ है, ये हमारे प्रॉफिट में प्लस हो चुका होगा, बट ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट ही नहीं है, इसलिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ जहाँ माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे लिखूंगा मैं डिविडेंड रिसीव, माइनस का 5,000। इसमें किसी को डाउट कोई? नहीं। उसके बाद आ जाए, तो डिविडेंड रिसीव हमने कंप्लीट कर लिया। फिर क्या दिया है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे या सर। कुछ नहीं कैसे करेंगे? हम लोग फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाते थे, आपको याद है? अगर हमने कोई एसेट सेल किया है तो क्रेडिट साइड पे लिखते थे अकाउंट के, और अगर उसमें प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड पे लिखते थे और उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके माइनस करेंगे। जैसे लॉस को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं, प्रॉफिट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करेंगे। क्लियर? क्लियर है सबको? ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना दिया है? 40,000, तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 40,000। सो ये गेन भी हो गया। तो गेन अदर इनकम के दोनों आइटम्स का अगर सॉल्यूशन हो गया, इसका मतलब मैंने अदर इनकम को भी सॉल्व कर दिया। अब ये टोटल टोटल वालों से तो हमें कोई मतलब नहीं होता, जब हम इंडिविजुअल आइटम कर रहे हैं तो हमें टोटल से कोई मतलब नहीं है। फिर आ जाए एक्सपेंसेस में, सबसे पहले परचेज। परचेज का कुछ करते हैं क्या? ये परचेज ऑफ एसेट तो है नहीं, परचेज ऑफ स्टॉक है, नॉर्मल एक्सपेंस है, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। हमें कौन सी चीजों से मतलब है? जो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या दिया हुआ है? चेंज इन इन्वेंट्री। इधर देखिए, चेंज इन इन्वेंट्री, नोट नंबर टू। आप इन्वेंट्री में आकर देखेंगे तो यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। आप में से कोई नहीं बताएगा मुझे क्या करते हैं? इन्वेंट्री अपना करंट एसेट्स होता है, और करंट एसेट्स का अपन क्या करते हैं? हंसना रोना करते हैं, है ना? इन्वेंट्री का जब फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में भी आता था तो हम इन्वेंट्री का क्या करते थे? हंसना रोना करते थे। वही चीज करनी है, सब चीजें वही करना है, बस इंफॉर्मेशन एक अलग फॉर्मेट में दी हुई है हमें। सो मैं क्या करूंगा, ये जो वर्किंग कैपिटल के नीचे मैं देखूंगा, मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री था 3 लाख,
और ओपनिंग इन्वेंट्री था 2,84,000, मतलब मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई है। यहाँ पर मैं लिखूंगा इंक्रीज इन इन्वेंट्री, और मैं सोचूंगा ये है तो हंसने की बात, लेकिन मैं क्या करूंगा, रोऊंगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगा और इधर आकर 16,000 माइनस में लिखूंगा। ये क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो मैंने ये ओपनिंग क्लोजिंग का भी एडजस्टमेंट कर दिया, मैं वापस ऊपर आ जाता हूँ अपने फॉर्मेट में। सो परचेज देख लिया मैंने, चेंज इन इन्वेंट्री देख लिया। अब क्वेश्चन में देखिए सी वाला आइटम क्या दिया हुआ है। सी वाला आइटम दिया हुआ है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। क्या करते थे डेप्रिसिएशन का? ऑपरेटिंग में प्लस। ऑपरेटिंग में प्लस। लॉजिक क्या है कितना इसके पीछे? क्योंकि जब अपन अकाउंट बनाते हैं तब उस वे से पता है। इसके पीछे लॉजिक ये नहीं, ये तो ट्रीटमेंट है कि सर वो हम लोग वहां लिखते थे और ऑपरेटिंग में प्लस करते थे। प्लस करने के पीछे लॉजिक ये है कि ये नॉन कैश आइटम है, और हम सारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को रिवर्स करते हैं। सो डेप्रिसिएशन पहले प्रॉफिट से माइनस हुआ होगा, बट सिंस इससे कोई इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, हम इसलिए हम उसको यहाँ पर प्लस कर देते हैं। अब पता है जैसे कि क्या तुम्हारी अभी प्रॉब्लम गई ना, यही प्रॉब्लम हमारे एक्सटर्नल के सामने भी जाती है वाई वाले में। तो बोलता है कि डेप्रिसिएशन को प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि सर वो पहले माइनस हुआ होगा इसलिए आप प्लस करते हैं, या फिर सर वो अकाउंट में लिखते हैं फिर उसको इधर प्लस करते हैं। ये नहीं भाई, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। आप पीछे पलट कर देखिएगा, सारे एडजस्टमेंट जो भी मैंने बताया, मैंने सबके पीछे लॉजिक बताया। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, नॉन ऑपरेटिंग है। डिविडेंड रिसीव नॉन ऑपरेटिंग है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है। प्रोविजन नॉन कैश है। रिजर्व नॉन कैश है। तो ठीक है, ट्रीटमेंट तो हमें पता है, पर उसके पीछे लॉजिक भी याद रखिए, तो यू विल फील मोर स्ट्रॉन्गर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो। सो डेप्रिसिएशन क्लियर, इसको हम प्लस करेंगे, कितना दिया, 1,85,000, इधर हम प्लस कर देंगे। ठीक है, जिसको लॉजिक पता होता है वही मैजिक कर पाता है। ओके, इसके बाद नीचे आए, अदर एक्सपेंसेस दिया है, डी नंबर पॉइंट। अदर एक्सपेंसेस में नोट नंबर 3 दिया हुआ है। नोट नंबर 3 में आए, देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया ऑफिस एक्सपेंसेस। आज तक हमने ऑफिस एक्सपेंसेस का कोई एडजस्टमेंट करा है? नहीं करा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल ऑपरेटिंग आइटम होता है, हमें इसका कुछ नहीं करना है। हमें नॉन ऑपरेटिंग को रिवर्स करना पड़ता है, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, इसका भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, हमें सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स को ही एडजस्ट करना है। फिर आ गया सी, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। इसका क्या करेंगे? कुछ करेंगे? नहीं करेंगे? क्या करेंगे अच्छा? सर प्लस कर देंगे वेरी नेट गुड कैश इन। सर। हाँ सर, प्रॉफिट को हमने माइनस करा था, इसको हम प्लस कर देंगे। क्या तुम मुझे इसका लॉजिक बता सकते हो क्यों प्लस करा होगा? क्योंकि सर इट इज नहीं रिलेटेड सर। टू फर्नीचर, इट इज रिलेटेड टू फर्नीचर। सो ये इन्वेस्टिंग नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो दो लॉजिक, आप दो तरीके से अपने एक्सटर्नल को आंसर दे सकते हो। सर देखिए, लॉस पहले माइनस हुआ होगा इसलिए अभी प्लस कर रहे हैं, तो ये तो ट्रीटमेंट बताया आपने। पर लॉजिक क्या है सर? इट इज रिलेटेड टू फर्नीचर, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो ये क्या होना चाहिए, इसका एक्चुअल में माइनस क्या होना चाहिए था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होना चाहिए था। इसलिए हम इसको ऑपरेटिंग में वापस प्लस करते हैं, और इसको कहाँ माइनस होना चाहिए, इन्वेस्टिंग। तो फिर आपसे एक्सटर्नल बोलेगा, पर इन्वेस्टिंग में तो कभी लॉस को माइनस किया नहीं जाता है, मैंने तो कभी नहीं देखा कि लॉस ऑन सेल कभी लिखा हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो आप क्या आंसर देंगे? सर जो हमारी सेल प्राइस होती है ना, सेल प्राइस में से ऑलरेडी लॉस माइनस हुआ होता है, तो इसलिए हम दोबारा माइनस नहीं करते हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिवर्स करने के लिए हम उसको प्लस कर देते हैं। आया क्लियर है? सो ये लॉजिक हमें पता होना चाहिए। जैसे, क्योंकि मुझसे बहुत बच्चे मुझसे कभी, जिनका दिमाग बहुत चल रहा होता है, या आपका भी दिमाग एक्चुअल में कब चलना शुरू होगा, फाइनल एग्जाम साइंस में, तब ये डाउट आते हैं, सर डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में माइनस करते थे, ऑपरेटिंग में प्लस करते थे, तो लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग में प्लस कर रहे हैं, तो ये भी इन्वेस्टिंग में माइनस होना चाहिए ना, क्यों नहीं माइनस हुआ? दो जगह एडजस्टमेंट होना चाहिए ना। तो उसका आंसर क्या है, दिस लॉस हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड व्हाइल यू आर राइटिंग द सेल प्राइस। ठीक है, बहुत ज्ञान बांटते हैं सर, कितना ज्ञान बांटते हैं, शांत हो जाओ। ठीक है, क्लियर है? पर देखिए guys, मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज समझी है कि आपको कुछ काम नहीं आता, आपके मार्क्स धरे के धरे रह जाते हैं। जैसे मैं आज भी बोलूँ ना, मैं सीए का ऑल इंडिया रैंकर पास आउट हूँ, ऑल इंडिया रैंकर, छोटी मोटी बात नहीं, लेकिन दैट डजेंट मैटर अगर मैं आपको सही से पढ़ा नहीं पाऊँ।
बट अगर एक मैं सिंपल बीकॉम पास भी होता और आपके स्कूल में टीचर होता और आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहा हो, तो फिर मतलब नहीं होता मैं एक सिंपल बीकॉम हूँ या एक ऑल इंडिया रैंक। और आपको लाइफ में आपके कॉन्सेप्ट्स ही काम आते हैं। मार्क्स 2 दिन की खुशी देते हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऑल इंडिया रैंकर हूँ थोड़ा अपनी बढ़ाई करने के लिए लाइव यहाँ पर। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर मेरा कोई रैंक था या नहीं था, अगर मैं आपको सही से समझा पा रहा हूँ। और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। सर आप ऑल इंडिया रैंकर होंगे अपने घर के, आप समझा तो कुछ पा नहीं रहे। सर नॉलेज बहुत जरूरी है। मैंने ये समझा है कि आपको जो चीज हो रही है, अगर वो क्यों हो रही है आपको पता है ना, आप सॉल्यूशन अपने आप निकाल लो। ये हमारे प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में भी होता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये इशू वो इशू। लेकिन अगर मैं ये सोच सकता हूँ ना कि ये प्रॉब्लम क्यों आया, आई कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट थिंग ऑल्सो। सो इसमें लॉजिक पता होना जरूरी है। ओके, आज का ज्ञान बाबा खत्म। सो अदर एक्सपेंसेस के तीनों आइटम क्लियर, इसका मतलब वापस ऊपर आ जाए तो अदर एक्सपेंसेस भी क्लियर हो गए। फिर क्या दिया हुआ है, टोटल। टोटल से हमें मतलब नहीं है बिकॉज वी आर गोइंग फॉर इंडिविजुअल आइटम्स। फिर ये क्या दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इससे भी हमें मतलब नहीं होता। फिर क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट टैक्स। अच्छा, जैसे ही टैक्स आता है तो हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। देखिए नीचे कहीं टैक्स दिया हुआ है क्या, कहीं पर भी टैक्स से रिलेटेड कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। और मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि जब भी टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, वी नीड टू थिंक कंपलसरी। वी नीड प्रोविजन फॉर टैक्स ऑल्सो एंड वी नीड टैक्स पेड ऑल्सो। हमें दोनों चीजें चाहिए ही चाहिए। सो सिंस मुझे टैक्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, सिर्फ एक यही इंफॉर्मेशन दी है, सो सेम अमाउंट मेरा प्रोविजन भी बन जाएगा और सेम अमाउंट मेरा टैक्स पेड भी कहलाएगा। मतलब मैंने उतने का ही प्रोविजन बनाया और उतने का ही पेमेंट कर दिया। दैट्स व्हाई आई डोंट हैव एनी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब भी टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आए मुझे दोनों आइटम्स की जरूरत है। मुझे प्रोविजन की भी जरूरत है, मुझे टैक्स पेड की भी इंफॉर्मेशन की भी जरूरत है। एंड सिंस देर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन, तो जो एक सिंगल इंफॉर्मेशन दी है, सेम अमाउंट विल बी माई प्रोविजन एंड सेम अमाउंट विल बी माई टैक्स पेड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नीचे प्रोविजन को हम लोग प्लस करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स 64,000। और यहाँ पर नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लास्ट आइटम टैक्स पेड 64,000। सेम चीज, ये समझ में आया। अब कुछ कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं सर सेम चीज प्लस हो रही है, सेम चीज माइनस हो रही है, इफेक्ट तो कुछ है ही नहीं, हम एडजस्टमेंट नहीं करें तो चलेगा ना। अरे बाबा, यहाँ आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से जमा कर ऑपरेटिंग ये वो करके इंफॉर्मेशन दे रहे हो यूजर को, ताकि वो एनालाइज कर सके। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी कि सही इंफॉर्मेशन सही जगह पर दिखे, सो दैट द यूजर कैन एनालाइज द इंफॉर्मेशन। एम आई क्लियर हियर? बहुत बढ़िया। तो हमारा टैक्स भी खत्म हो गया। अब दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, ये जो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर माइनस करके जो आता था ना, तो अब अपने को करंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं दे दिया, डायरेक्टली 1,80,000। तो ये माइनस करके जो आंसर आता था, यही हमारा ये आंसर है। इसको हम लोग लिख लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, सो इस तरीके से ये पूरा क्लियर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। नीचे आ जाए तो नोट अदर इनकम हमने कंप्लीट कर लिया, चेंज कंप्लीट कर लिया, अदर एक्सपेंसेस कंप्लीट कर लिया। अब नीचे इंफॉर्मेशन आए। अगर आप नीचे इंफॉर्मेशन देखोगे, ट्रेड पेबल क्या होता है, करंट लायबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, करंट एसेट्स। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ये क्या होता है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, करंट लायबिलिटी। और सारे नॉर्मल करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी को हम क्या करते हैं, हंसना रोना करते हैं। तो इनका भी हमें क्या करना है, हंसना रोना करना है। ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। सो हम आ जाएंगे अपने वर्किंग कैपिटल के नीचे वन बाय वन। ट्रेड पेबल पहले था 250, अब हो गया 278, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं यहां लिखूंगा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। लाइबिलिटी है, बढ़ रही है तो रोने की बात, लेकिन मैं हंसूंगा। कितना हंसूंगा, 28,000 से प्लस कर दूंगा। ये मेरा ट्रेड पेबल्स होगा। फिर ट्रेड रिसीवल। ट्रेड रिसीवल क्या होता है, एसेट होता है। 415 से 452 हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मैं यहां लिखूंगा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। है तो हंसने की बात, क्योंकि एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, हंसने की बात है, लेकिन मैं माइनस करूंगा। कितने से माइनस करूंगा,
452 माइनस 15 तो करिए जरा, 37,000, 37,000। 37,000 से माइनस कर दूंगा आउटफ्लो। फिर ये भी हो गया क्रेडिट। फिर आ जाए ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग बैलेंस 5,000 था, क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया, मतलब माइनस डिक्रीज हो गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। सो है तो हंसने की बात, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन मैं रहूंगा कितना, 5,000 से माइनस कर दूंगा। फिर क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ये 22 से 25 हो गया, बढ़ गया। यहाँ पे लिख लूंगा इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस। है तो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो रोने की बात है, लेकिन अपन हंसेंगे, कितना हंसेंगे, 3,000 से हंसेंगे। सो अब मैंने एक एक इंफॉर्मेशन अपनी कंप्लीट कर ली है, मतलब अब मुझे इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ टोटल लगाना। सो मैंने टोटल लगाया, तो सबसे पहले वर्किंग नोट का टोटल लगाऊंगा, 4,864, 2,44,000। इस 2,44,000 को यहाँ ऊपर लेकर आ जाऊंगा, और फिर बाकी चीजों को प्लस माइनस करके देखूंगा। तो इफ यू हैव कैलकुलेटर, डू कैलकुलेट। अरे ये क्या ओपन हो गया। 4,03,000। हम्म, बेटा मैं सारे आंसर चाहिए ना। चलो बताओ, ये वर्किंग कैपिटल का आंसर क्या आ रहा है। सो वर्किंग कैपिटल का आंसर कैसे आएगा, दिस 244 प्लस 185 प्लस 36 माइनस 5 माइनस 40, कितना आएगा। अच्छा सॉल्व करा है तुमने, नहीं डायरेक्ट कर लिया होगा। 4,20,000। 4,20,000। सो विच इज सेइंग कि हमारा वर्किंग कैपिटल का आंसर आ रहा है 4,20,000। फिर इस 4,20,000 में आप ये सारी चीजें माइनस प्लस करोगे, -16 प्लस 28 माइनस 37 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 64, कितना आंसर आ रहा है, 3,29,000। 329। एक और किसी से कंफर्मेशन ले लें हम लोग। Yes, 3,29,000. अक्षांश 329 नहीं आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब सिंस सब लोग बोल रहे हैं तो 329, और अगर आपने कैलकुलेशन गलत किया तो आई डोंट नो। अब बच्चे क्या करते हैं, एक और चीज करते हैं, यहाँ पर आकर खत्म कर देते हैं। बट सिंस इट इज योर इंडिविजुअल एक्टिविटी वाला क्वेश्चन, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, प्लस में आंसर आया ना, आप यहाँ लिखोगे नेट इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भी आपके 1/4 यहाँ, डिपेंडिंग ऑन मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, 1/4 या 0.5 कट जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल एक्टिविटी में हर छोटी छोटी चीज का कैलकुलेशन किया, मार्किंग होती है। सो अब मेरा आंसर फुल आ गया, 329, आई विल गेट माई फुल मार्क्स। समझ में आया। सो कभी ऐसे आड़े तिरछे क्वेश्चंस भी आ जाए ना, डोंट वरी, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कौन सी चीज कहाँ पर आती है। सो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन समझ में नहीं भी आ रही हो, जस्ट फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन वन बाय वन, और देखिए वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर आती है, दैट्स इट, पुट करते रहिए। डोंट वरी कि इतने बड़े क्वेश्चन में ये क्या इंफॉर्मेशन दिया है, ऐसा दिया है वैसा दिया, कोई बात नहीं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता है कैश फ्लो में क्या क्या आता है, मैं एक इंफॉर्मेशन पढ़ूंगा, देखूंगा वो किससे रिलेटेड है, वहां लिख दूंगा, जो नहीं आएगा उसको छोड़ दूंगा। और जब आप ऐसे ऐसे करते रहोगे, देखोगे आपका फाइनल आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जो प्रोसेस से सिखाया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इंडिविजुअल आइटम, सब पूरे क्वेश्चन को छोड़ दो, एक एक आइटम बस टारगेट करो, वन आइटम बाय वन आइटम, एक एक आइटम को लिखते आ ही जाएगा आपका आंसर, कहीं नहीं जाओगे आप। ठीक है, ठीक। सो मैंने आपको एक इन्वेस्टिंग का इंडिविजुअल करवा दिया और अच्छा क्वेश्चन करा था, एक ऑपरेटिंग का डिटेल वाला कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम दो क्वेश्चन और करेंगे इंडिविजुअल एक्टिविटी के। बाकी गाइज आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो। आप प्रैक्टिस करोगे, आपको डाउट्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस नहीं करी, करा सब है लेकिन डिटेल में डिस्कस नहीं करा है। पर वो एक्सपर्टीज आपको कब आएगा, जब आप खुद उस क्वेश्चन को देखोगे, उस इंफॉर्मेशन को देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार इस चीज में और क्या कर सकते हैं। सो नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ आपको डिलीवर कर दिया, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस इट एंड यू हैव टू गिव मी द डाउट, सर ये चीज कैसे होगी। एम आई क्लियर। चलिए ग्रेट, आई होप ये चैप्टर, मैंने आपको बोला था जब शुरुआत में सीख रहे होंगे
तो चीजें बड़ी अजीब सी चल रही थी कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, हे माँ माता जी वाला सिस्टम हो गया। बट आई होप कि आपको अभी सारी चीजें क्लियर होंगी कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा जब आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा। Thank you, sir. हैव अ नाइस डे थैंक यू गाइस। सर। टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे।